सभी साथियों को जगदीश प्रसाद का नमस्कार। आज की क्लास जो हम लेके आए हैं वो समय समय पर जो युद्ध हुए हैं उस पर क्लास है। तो युद्धों की बात करें ना हम, तो एक युद्ध हुआ है गहड़वालों का युद्ध। ये जो गहड़वालों का युद्ध हुआ है ना, ये कन्नौज का शासक था जयचंद। और दिल्ली और अजमेर का शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनके बीच में हुआ गहड़वालों का युद्ध। फिर गहड़वालों का जो युद्ध हुआ था, ये युद्ध हुआ था 1182 के अंदर। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है। और फिर आता है तराइन का युद्ध। तराइन हरियाणा के अंदर है। इसका प्रथम युद्ध होता है ना, तराइन का प्रथम युद्ध ये होता है 1191 में। और किन के बीच में होता है? एक तो होता है मोहम्मद गोरी और एक होता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इस युद्ध के अंदर कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, ये विजयी होता है। और मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। इस हार का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी क्या करता है कि अपनी सेना को संगठित करता है, सुदृढ़ करता है। और फिर तराइन का दूसरा युद्ध होता है। तराइन के द्वितीय युद्ध में जो होता है 1192 में होता है। इसके अंदर मोहम्मद गोरी होता है ना, इसकी जीत हो जाती है। मोहम्मद गोरी किसके बीच होता है? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय या तृतीय। इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। और पृथ्वीराज चौहान को कैद करके गौर प्रदेश वहां अफगानिस्तान ले जाते हैं। और यहाँ पृथ्वीराज चौहान की लीला समाप्त हो जाती है। और इसका पृथ्वीराज चौहान का बेटा होता है गोविंदराज। कौन होता है? गोविंदराज चौहान, जो रणथंभौर की शाखा है ना चौहानों की। रणथंभौर इस शाखा की स्थापना होती है। और इस शाखा की स्थापना जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बेटा होता है गोविंदराज, इसने स्थापना की थी। आगे तराइन का युद्ध हो गया, गहड़वालों का युद्ध हो गया। ये युद्ध तो आपने देख ही लिए। इनके बाद में एक होता है रणथंभौर का युद्ध। रणथंभौर है, ये सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में है। और ये रणथंभौर का युद्ध होता है ना, ये युद्ध होता है 1301 में। और एक तो होता है इसमें आमिर और एक तरफ होता है अलाउद्दीन खिलजी। इस युद्ध के अंदर आमिर की हार हो जाती है। क्या होती है? हार। और
अलाउद्दीन खिलजी होता है ये विजयी होता है। अमीर की पत्नी का नाम होता है रंगदे और बेटी का नाम होता है देवलदे। कहते हैं कि जो जोहर किया जाता है वो शादीशुदा औरतें होती हैं, जो सुहागन औरतें होती है वो जोहर करती है। जो कुंवारी लड़कियां होती है उनको जोहर करने का अधिकार नहीं होता है। और उस समय क्या होता है कि जो देवलदे होती है ये कुंवारी होती है, तो इसका मतलब हुआ इनको जोहर जोहर करने का अधिकार नहीं था। तो इसका हल इन्होंने क्या निकाला, वहां एक तालाब है, उस तालाब में कूद जाती है और अपना जीवन लीला समाप्त कर लेती है अपने सतीत्व की रक्षा के लिए। और ये एक वीर नारी थी, वीर बेटी थी बाप की। तो ये जल के अंदर प्रवेश करके अपने जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, इसलिए इस जो जोहर है इसको जल जोहर माना जाता है। जल जोहर, जोहर किया, जल जोहर कहा जाता है। और राजस्थान का एकमात्र जल जो जोहर है जो देवलदेव ने, जो अमीरदेव की बेटी थी, इसने किया था। ये 1301 का युद्ध है रणथंभौर का। रणथंभौर के युद्ध के बाद में 1303 का युद्ध होता है चित्तौड़ का। फिर आता है चित्तौड़ का युद्ध। चित्तौड़ का जो युद्ध होता है ये होता है 1303 में। और जो चित्तौड़ का युद्ध होता है इस समय इनकी जो किस किस के बीच में होता है, एक तो राणा रतन सिंह होता है और एक होता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसमें राव रतन सिंह की पत्नी का नाम होता है पद्मनी। पद्मनी, पद्मनी ने एक ऐतिहासिक जोहर किया जाता है, इसमें होता है। और ये 1303 का युद्ध जो होता है, जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा माना जाता है। आगे आ गया सिवाना। सिवाना, सिवाना का युद्ध होता है, ये होता है 1308 के अंदर। यहां का रक्षक होता है वीर सांतल, वीर सांतल और अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसमें वीर सांतल वीर गति को प्राप्त होता है, वीर गति। और अलाउद्दीन खिलजी की जीत होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम रख दिया बदलकर खैराबाद। ये तो सिवाना की बात होगी। इसी के लगते जिसको सिवाना, जिसकी कुंजी मानी जाती है, वो है जालोर। तो उसे कहेंगे जालोर दुर्ग या जालोर का युद्ध। फिर होता है जालोर का युद्ध। जालोर का जो युद्ध होता है ना, ये होता है 1311 के अंदर। और ये होता है कान्हड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी, दीन खिलजी। इसमें भी खिलजी है वो विजयी होता है और कान्हड़ देव की हार हो जाती है। ये था जालोर का दुर्ग युद्ध जो 1311 के अंदर होता है। फिर है बटनेर का युद्ध।
बटनेर का युद्ध होता है, ये होता है 1398 के अंदर। बटनेर का जो युद्ध होता है वो होता है 1398 में, और बटनेर का शासक होता है दुर्लीचंद भाटी, और भारत पर उस समय आक्रमण करता है तैमूर, जो बाबर का वंशज है, बाबर का पूर्वज है। दुर्चंद ने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। और उस समय तैमूर ने इतनी दहशत फैलाई थी कि हनुमानगढ़ का जो एरिया था बटनेर के आसपास का, उसको तहस नहस कर दिया था। और कहते हैं हनुमानगढ़ के अंदर एक चोर होता है जिसके अंदर स्त्री, मुसलमान और हिंदू दोनों स्त्रियों ने जोर किया था। फिर अगर सिवाना, जालौर और बटनेर की बात करने के बाद में बात करते हैं सहारनपुर की। सहारनपुर का युद्ध था, ये हुआ था, जो सहारनपुर का युद्ध था ना, ये सांगा, हाँ, सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। सहारनपुर का जो युद्ध था वह कुंभा व खिलजी के बीच में था। सांगा ने कुंभा व खिलजी के बीच में हुआ। इस जो सहारनपुर का युद्ध हुआ था, कुंभा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ये हुआ था 1437 में। इस युद्ध के अंदर कुंभा की जीत होती है और इब्राहिम लोदी है ये हार जाता है। इसके बाद में दूसरा युद्ध होता है खतौली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? खतौली का युद्ध। जब हम खतौली के युद्ध की बात करते हैं, खतौली के युद्ध की, तो ये होता है 1517-18 के बीच में, और दिल्ली का तो शासक होता है इब्राहिम लोदी, और मारवाड़ का जो मेवाड़ का राजा होता है, शासक होता है सांगा। इस युद्ध के आधार पर ही तो कहा जाता है कि बाबर को बुलाने में सांगा का हाथ नहीं था, क्योंकि इस युद्ध में जो सांगा होता है ये इब्राहिम लोदी को हरा देता है। ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें सांगा तो होता है विजयी और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। तो इब्राहिम लोदी को हरा देता है, तो फिर इब्राहिम लोदी को हराने के लिए या हटाने के लिए या कैसे भी कुछ इसको दिल्ली से हटाने के लिए बाबर को बुलाने के पीछे सांगा का तो हाथ हो ही नहीं सकता। जो पंजाब का दौलत खान लोधी था उसका हाथ जरूर था, लेकिन इसका सांगा का हाथ नहीं माना जाता, क्योंकि ये खतौली के युद्ध में, जो खतौली का युद्ध हुआ था वो पानीपत के युद्ध से पहले होता है, और ये एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोदी को राणा सांगा हरा देता है। तो इस आधार पर कुछ इतिहासकार ये अंदाजा लगा लेते हैं 1117-18 का युद्ध हुआ था, 1511-17-18 का युद्ध हुआ था खतौली का युद्ध, और फिर होता बयाना का युद्ध। और एक होता खानवा। बयाना का युद्ध होता है, ये भी 1527 में होता है, और खानवा का युद्ध होता है ये 1527 में होता है, लेकिन ये फरवरी में होता है और ये मार्च में होता है। क्या? बयाना का युद्ध होता है
ये फरवरी के अंदर होता है 16 फरवरी को, और जो खानवा का युद्ध होता है ये 17 मार्च को होता है। ये कब होता है? 17 मार्च को होता है। अब ये बयाना का युद्ध होता है, ये भी सांगा और बाबर के बीच में होता है। ये भी सांगा और बाबर के बीच में होता है। अब इस युद्ध के अंदर तो सांगा विजयी होता है। ये प्रथम झड़प मानी जाती है, पहले की एकमात्र झड़प है जिसमें सांगा विजयी होता है, क्योंकि सांगा की सेना इतनी ज्यादा थी और इसने इतना शौर्य से आक्रमण, ये इतना भयंकर अटैक किया कि इससे जब बाबर को इस बात की सूचना मिलती है तो वो कहते हैं वो बहुत वीर हैं और बहुत लड़ाके हैं, वो मरने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसी कुछ बातें करते हैं। तो सांगा के दिल में एक क्या है कि फैल जाती है कोई बात, मन में फिर डर सा पैदा होता है। लेकिन ये फिर अपने आप को संजोग करके और खानवा के युद्ध में जो 13 मार्च 1527 है इसमें फिर आ डटता है। लेकिन जो ये युद्ध है ना, इस युद्ध में सांगा की गलती ये मानी जाती है कि ये 1 महीना जो घूम कर के खानवा के मैदान में आता है उस तक आने में उनको लगभग 1 महीना लग जाता है। और 1 महीने के अंदर जो बाबर था उसने अपनी अच्छी तैयारी कर ली थी, वापस सेना को संगठित कर लिया था। अगर बयाना के युद्ध के अंदर ही ये उसके पीछा करते रहे और पीछा करते तो हो सकता है बाबर भारत को छोड़कर भाग चला जाता है। लेकिन जो खानवा का युद्ध था वो 1 महीने के बाद में लगभग होता है, और इसके अंदर जो होता है, जो सांगा होता है, बाबर होता है, वो तोप खाने का प्रयोग करता है। भारत में तोप खाने का प्रयोग करता है और तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग करता है। तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग करता है। और इस युद्ध के अंदर दुर्भाग्य से सांगा की आंख में तीर लग जाता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो सांगा की आंख फूटती है वो तो उसके भाई पृथ्वीराज ने तलवार से वार किया था। लेकिन कुछ भी हो, इसमें सांगा की हार हो जाती है और बाबर की जीत हो जाती है। और इस युद्ध को बाबर ने धर्म युद्ध घोषित किया। धर्म युद्ध, जिहाद और गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी की उपाधि धारण की थी। कुछ भी इसमें खानवा के युद्ध में जो सांगा के पास में बहुत सेना होती है, और ये एक मतलब ऐसा युद्ध है जिसमें राणा जो सांगा है इसने एक प्रथा का प्रयोग किया था, प्रथा का इस्तेमाल किया था, वो थी पाती पर्वन। इस पाती पर्वन के द्वारा उन्होंने अपने पूरे जितने भी राजपूत समाज था उसको इस युद्ध में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, और पूरा राजपूत समाज इसमें शामिल होते हैं। बीकानेर के राव जैत सिंह शामिल होते हैं, और जैसलमेर के शासक भी शामिल होते हैं, जयपुर के शासक भी शामिल होते हैं, और इधर उधर काफ़ी शासक शामिल होते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं होता, राणा सांगा की हार हो जाती है। और खानवा के युद्ध के बाद में हम बात करें तो चित्तौड़ का दूसरा युद्ध आ जाता है। चित्तौड़ का दूसरा युद्ध, जो चित्तौड़ का दूसरा युद्ध होता है ये होता है 1534 के अंदर। और इस समय यहाँ की जो शासिका थी या जो राज्य को संभाल रही थी वो थी कर्णवती, और गुजरात का शासक था बहादुर शाह। इस समय कहते हैं कि कर्णवती ने हुमायूं को राखी भी भेजी थी, लेकिन वो टाइम पे नहीं पहुंच पाया। और इसके अंदर कर्णवती है, इसने जोहर किया था।
और जो चित्तौड़ है उसमें खूब विनाश होता है। ये था चित्तौड़ का दूसरा युद्ध जो 1534 के अंदर हुआ। चित्तौड़ के युद्ध के बाद में फिर आ जाते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध होता है ना, ये होता है 1539 में। एक होता है बिलग्राम का युद्ध, ये होता है 1540 के अंदर। चौसा का युद्ध होता है ना, ये 1539 के अंदर होता है। और बिलग्राम का युद्ध होता है ये 1540 के अंदर होता है। ये दोनों युद्ध एक तरफ तो होता है हुमायूं, और दूसरी तरफ होता है सूर्यवंश का शेर शाह सूरी। कौन होता है? शेर शाह सूरी, शाह सूरी। इस युद्ध के अंदर, चौसा के युद्ध के अंदर भी हुमायूं की हार होती है और शेरशाह सूरी की विजय होता है शेरशाह सूरी। और इसमें भी हुमायूं हार जाता है और शेरशाह सूरी क्या होता है? विजयी होता है। लेकिन जब बिलग्राम युद्ध में हुमायूं हारता है तो इसके बाद में हुमायूं भारत छोड़ देता है, भारत छोड़ देता है। और 1540 से 1555 तक सूर्यवंश का दिल्ली प्रशासन होता है। इस दौरान ग्रांड ट्रक रोड का भी निर्माण होता है और बहुत सारा बाग बगीचे वगैरह भी लगवाता है शेरशाह सूरी। और उसके बाद में इसके वंशज शासन करते हैं। कुल मिलाकर के 15 वर्ष का शासन होता है, ये सूर्यवंश का शासन माना जाता है। इस समय हुमायूं जो हेरात या फारस के जो वहाँ के जो सुल्तान था उसके आश्रय में रहा। और जब वहाँ से लौटता है तो वहाँ से कुछ चित्रकार लेकर, मंस वगैरह कुछ चित्रकार रफाल जिसको कहते हैं वो लेकर आता है। और बाद में दोबारा आकर के और इस शेरशाह सूरी के सूर्यवंश के जो शासक होते हैं उनको हरा करके गद्दी पर बैठता है दिल्ली के। और वह फिर से हुमायूं या मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। और उसके बाद में लगातार मुगल वंश की स्थापना रहती है और एक लंबे समय तक मुगल वंश चलता है। लेकिन हम कर रहे थे, बिलग्राम का युद्ध कर लिया। अब एक युद्ध है पाहेबा या साहेबा का युद्ध। पाहेबा या साहेबा का युद्ध, साहेबा का युद्ध ये होता है ना, ये बीकानेर का शासक होता है। एक बीकानेर का तो होता है राव जेत सिंह, और जोधपुर का उसमें शासक होता है वो मालदेव होता है। इस युद्ध में जेत सिंह मारा जाता है, हार जाता है और मालदेव की विजय होती है। और सुमेलगिरी का युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और मालदेव के बीच में होता है। उस युद्ध के अंदर राव जेत सिंह की जो मौत होती है, इस पाएगा साहेब का युद्ध, उसमें बदला लेता है इसका बेटा जेत सिंह का। और वो जो शेरशाह सूरी है, जो मालदेव है, उसकी कुछ कमजोरियों के बारे में बताता है। और इस युद्ध में मालदेव का, सुमेलगिरी के युद्ध में मालदेव का हारने का एक मात्र नहीं, एक कारण ये भी माना जाता है कि वो ये युद्ध था जिसके अंदर एक परिवार के अंदर युद्ध होता है। क्योंकि जो जोधपुर के राठौड़ थे ये बीकानेर के राठौड़ थे, एक ही वंश के थे। लेकिन यहाँ इनमें फूट पड़ जाती है। इस फूट का नतीजा सुमेलगिरी का जो युद्ध होता है वो भी होता है, जो शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में होता है। उस समय शेरशाह सूरी के साथ में बीकानेर का शासक जो राव जेत सिंह का बेटा था वो उस समय होता है। और उन्होंने कुछ इनके बारे में कमजोरियाँ बताई थी और वो
नकली फरमान जारी किए थे और उसके टेंट जो बाहर सेना के टेंट लगे हुए थे वहाँ डाल दिए गए थे। और उससे जब पड़ा तो मालदेव वहाँ से चला जाता है और जेता और कुंपा इसके जो शेरशाह सूरी के साथ जो सेनापति होते हैं उन पे आक्षेप लगता है, लेकिन वो अपने आक्षेप को धोने के लिए, अपने चरित्र पर लगे दाग को धोने के लिए वो दोनों ही युद्ध में लड़ते हैं और शेरशाह सूरी की सेना को एक बार तो तहस नहस कर देते हैं, लेकिन फिर वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। और जब इस बात को मालदेव को जब पता चलता है तो उसको भी बड़ा अफसोस होता है। तो वो तो युद्ध की घटनाएं थी जो मैंने आपको बता दिया। आगे जो पाएबाज साहिब है ये फड़ौदी जोधपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर था जो पाएबाज साहिब का युद्ध होता है वो। आगे जब हम युद्ध की ओर बात करते हैं तो युद्ध की बात करते हैं तब हम पाते हैं गिरी सुमेरगिरी का हल्दीघाटी का युद्ध कुछ है। जो सुमेरगिरी का गिरी सुमेर जो सुमेरगिरी का युद्ध है ना, ये शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में होता है। शेरशाह सूरी मैंने बताया भी दिया था पहले, और मालदेव के बीच में, मालदेव के बीच में होता है, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी होता है और मालदेव हार जाता है। और शेरशाह सूरी को अपने मुंह से ये बात कहनी पड़ती है, वे भी युद्ध के बीच में नमाज पढ़ने लग जाता है और बाद में कहता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ऐसी बातें उसको कहनी पड़ती है। आगे युद्ध की बात करें तो आ गया प्रसिद्ध युद्ध हल्दीघाटी, हल्दीघाटी का हल्दीघाटी का युद्ध होता है 1576 में होता है। 1576 में 21 मई 1576 के अंदर होता है। इसमें अकबर की तरफ से तो लड़ रहा होता है मान सिंह, जो जयपुर का शासक होता है, और इधर से हमारे होते हैं प्रताप, जो इस युद्ध के अंदर इसका घोड़े की टांग पे तलवार लग जाती है और घोड़ा भी चेतक भी शहीद हो जाता है। फिर कहते हैं कि इसका बड़ा जो भाई शक्ति सिंह था, जगह शक्ति सिंह था, उसने घोड़ा दिया और वो बच के निकल जाते हैं। और इस युद्ध को कुछ लोग तो कहते हैं निर्णायक युद्ध था, लेकिन कुछ भी हो, दोनों तरफ से 500 लोग कहते हैं मारा जाता है। इसमें राणा पुंजा भी होता है, राणा पुंजा भी होता है, जो भील होता है, जो महाराणा प्रताप के बड़े अपने बरोबर के भाई साथी, एक अच्छे मित्र की तरह साथ निभाता है। और इस युद्ध के अंदर जो कुछ भी होता है इसके बाद में और भी युद्ध चलते रहते हैं। तो ये तो युद्ध हम चलेंगे तो क्लास लगाएं तो और भी करेंगे। आज की क्लास आपको कैसे लगी प्रिय विद्यार्थियों, इस पे कमेंट जरूर करना। आज की क्लास इतनी, नमस्कार।